So, hello, dear all scholars, and welcome you in Vandana's study studio. Resource and development इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके लास्ट लेक्चर में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट. इट्स अबाउट लैंड रिसोर्सेज. जब हम लैंड रिसोर्स की बात करते हैं तो ओवरऑल लैंड को हम बहुत सारी यानी फिजियोग्राफी आपने पढ़ी थी जिसमें आपने डिवीज़न पढ़े थे, तो वहाँ पर हम मेजरली काउंट करते हैं प्लेन एरियाज, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू. ये सिर्फ 3 ही आपकी बुक में आपको इस पाई चार्ट को दिखा रही है क्योंकि ये ना मेजर पोर्शन हमें दिखाई देता है. बियॉन्ड इट यू लर्न सम अदर लैंड एरियाज एज यू लर्न द आइलैंड एरियाज ऑल्सो. ठीक है, आपने कोस्टल लैंड एरियाज़ भी पढ़े, आपने डेजर्ट एरियाज़ भी पढ़े. अब इनको यहाँ पर मार्क इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये कम है कंपैरेटिवली, ये वाले रीज़न आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं. तो वाइडर आपका पाई चार्ट जो बुक का है वो इसके साथ काम कर रहा है. लैंड रिसोर्स की बात अगर करते हैं, वी नो दैट लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. वाई? बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ गोइंग ऑन ओवर द लैंड. वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन और सेटलमेंट ओवर द लैंड एरिया. वाइल्ड लाइफ और ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हैविंग हैबिटेट ओवर द लैंड एरिया. फॉरेस्ट जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ वी कैन से सर्वाइवल, क्योंकि रॉ मटेरियल हमको मिलता है, एनिमल्स के लिए ये हैबिटेट है और बहुत सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लैंड पे ही हम काउंट कर रहे हैं, राइट. अब इसको हम जब ओवरऑल काउंट करते हैं, यानी इसके अलावा हम बहुत तरीक़ों से देख सकते हैं कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड यू कैन से दैट द यूनिक रिसोर्स. और आपसे ये 3 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, या फिर 2 मार्क्स में. लैंड इज़ ए यूनिक रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि लैंड ही नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो पाएंगी, राइट. तो अब अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करते हैं तो इस ओवरऑल यानी ये जो पूरा लैंड मास आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम डिवाइड करते हैं एज मेनली जो मेजर एरियाज़ हैं इज़ एज एन अ प्लेन एरिया, एज एन अ फॉर्म ऑफ द माउंटेन एरिया और एज अ प्लेट्यू एरिया. तो यानी हम उसको लैंड सरफेस, किस तरह की लैंड अवेलेबल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. तो ऐसे तो आपने फिजियोग्राफी पढ़ी जिसमें हमने अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स के साथ डिवीज़न पढ़ा था, जिसमें आपने डिजर्ट, कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स ये भी पढ़े, है ना. लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम उसकी एलिवेशन के बेसिस पे देख रहे हैं तो एक तो आपको प्लेन एरिया मिलेगा, माउंटेन्स और हिल्स देखने को मिलेंगी और प्लेट्यू एरियाज़ मिलेंगे, और ये वाइडली बाइफिकेटेड है. अब अगर आप इन सारे परसेंटेज को ऐड करते हैं तो यहाँ पर ना हमारा 7% कम आता है, राइट. तो ये 7% लैंड कहाँ गई? 7% का हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है. सो व्हाट अबाउट द 7% लैंड? तो ये 7% लैंड, जस्ट अ मिनट, ये पाई चार्ट आपको दिखाया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में. इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन, तो यहाँ से कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है, बट आप एक बार इसको ज़रूर से देख लीजिएगा रिगार्डिंग टू द एमसीक्यू. ठीक है, अब स्लाइड्स आगे पीछे अरेंज हो गई हैं. तो हम जो बात कर रहे थे इज़ अबाउट दिस 7% लैंड एरिया. ये जो 7% लैंड एरिया है ये कहाँ गायब हो गया, राइट. तो ये बाकी का लैंड मास हमने काउंट किया और टोटल हमारे पास 93% लैंड एरिया आ रहा है. तो 7% बिकॉज इट इज़ नॉट एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया डायरेक्टली, क्योंकि जो ऊपर जम्मू एंड कश्मीर का कुछ पार्ट है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है. सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट जो है वो चाइना के थ्रू ऑक्यूपाइड है. तो इसको मिला करके ये 7% यहाँ हो जाता है. तो इसको हम लैंड यूज़ में नहीं ला पाते हैं, इसलिए 7% हमारे पास माइनस में आता है. आपकी एनसीईआरटी बुक में ये दिया है. वन रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर तो प्लीज़ टेक योर एनसीईआरटी बुक ऑल्सो विद यू. मूविंग बैक, लैंड यूटिलाइजेशन. तो ये हमने देखा. अब लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो इस पार्ट से जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं. वी कैन गिव द वैल्यू फॉर द 2 मार्क प्लस 3 मार्क्स. 5 मार्क्स की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है. तो आप एक बार देख लीजिएगा लैंड यूटिलाइजेशन. आपको समझ में आ रहा है जब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं मतलब लैंड को हम किस किस पैटर्न में यूटिलाइज कर रहे हैं. तो हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर है काफ़ी बड़े एरिया पे. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, अब इसको हम फिर से सब डिवाइड करते हैं एज ए बैरन लैंड और वेस्ट लैंड. ठीक है, जो अनउपजाऊ ज़मीन है. लैंड पुट ऑफ नॉन एग्रीकल्चर यूज़. अब इस वेस्ट लैंड को भी आप 2 तरीक़ों से देखोगे. एक तो बैरन है जो अनउपजाऊ है, और दूसरी आप देखोगे जो अनउपजाऊ नहीं थी बल्कि कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, जैसे बहुत सारी एग्रीकल्चर एरियाज थे, बड़े बड़े फार्मिंग एरियाज थे लोगों को, तो उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं किया, या उनकी नेक्स्ट जनरेशन पढ़ लिख के भी और जगह सेटल हो गई, तो उन्होंने लैंड को सेल कर दिया, प्लॉटिंग कर दी गई और वहाँ पर बिल्डिंग्स, रोड और इस तरह के कंस्ट्रक्शंस हो गए, तो वो लैंड कवर हो गई. Number 3 is a other uncultivated land excluding the fallow land, so that is the permanent pasture and grazing area के फॉर्म में है, और दूसरा culturally waste land है. यानी अगर चाहे तो उस पर काम हो सकता है बट अभी उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है. क्योंकि कल्टीवेशन नहीं हो रहा है इसलिए वो वेस्ट लैंड हो गई.
ठीक है। फैलो लैंड को भी हम काउंट करते हैं एज अ करंट फैलो लैंड विदाउट द कल्टीवेशन एंड अदर देन फैलो करंट फैलो लैंड। तो इसको दो पार्ट में हम फिर से स्टडी करके यहाँ पर आपको बाइफर्केट किया है। एंड नेक्स्ट इज अ नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया का मतलब है दैट क्रॉपिंग इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। यानी एक साल में जो ओवरऑल क्रॉपिंग हुई पर्टिकुलर क्रॉप, वो हमारा नेट शोन एरिया है, कितने एरिया में ओवरऑल वो क्रॉपिंग हुई थी। तो यहाँ पर आपसे जो इतने पूरे पार्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करता है, नेट शोन व्हाट इज इट्स द टोटल क्रॉप्ड एरिया। यानी नेट शोन एरिया तो जो पर्टिकुलर लैंड एरिया आपका है जिसमें साल भर में एक बार जो क्रॉपिंग हुई है, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है जिसमें ज़्यादा बार आपकी क्रॉपिंग हो चुकी है, और नेट शोन एरिया को मिला करके ही क्रॉप एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारा काउंट होता है। तो ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, और बाकी इस पार्ट से एज सच कोई क्वेश्चन ऐड नहीं होता है जनरली फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लैंड रिसोर्स, ऑफ कोर्स लैंड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। रिपीटेड पॉइंट यहाँ पर फिर से मार्क है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। दिस ऑलरेडी डिस्कस। नाउ इज़ अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, यूटिलिटी उसकी हमारे लिए काफ़ी है, बट एट द सेम टाइम सिमिलरली हम जब डिप्लीशन की बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो लैंड भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो ये भी डिप्लीट हो रहा है, ये भी डिग्रेडेशन की कैटेगरी में जा रहा है। क्या कॉजेज़ हैं? डिग्रेडेशन का मतलब किसी भी चीज़ का कम होना, उसकी क्वालिटी का कम हो जाना। सो लैंड इज़ ऑल्सो डिग्रेडेट हो रही है, गिराव आ रहा है, उसमें कम हो रही है हम कह सकते हैं। क्या रीज़न है कॉजेज़ फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? फर्स्टली इज़ डिफॉरेस्टेशन। वन इज़ डिफॉरेस्टेशन, एज यू नो भाई, जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे, जंगल कटेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, जो लैंड की क्वालिटी है वो कम होती जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर कॉजिंग दिस लैंड डिग्रेडेशन। ओवर इरीगेशन होगा तो जो टॉप सॉइल लेयर है जिस पे एग्रीकल्चर होता है, वो शीट लेयर इरॉड हो जाएगी, शीट इरोजन होगा, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वो बैरन लैंड में कन्वर्ट हो सकती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितना भी केमिकल डिस्चार्ज है, वो सारा भी हमारा लैंड को क्या कर रहा है, पल्यूट कर रहा है, लैंड पोल्यूशन के लिए कॉज है, और वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को हार्म कर रहा है। और लॉन्ग पीरियड पे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो ये एडवांस मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते आ रहे हैं 1960 से अब तक, तो ये कब तक चलेंगे? तो अभी साइंटिस्ट दोबारा से इसीलिए फोकस कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड, और साइंटिस्ट इसके ऊपर रेगुलरली रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम नेचुरली उसकी फर्टिलिटी को इन्हांस करें इंस्टीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओवरग्रेजिंग बहुत ही कॉमन सा इशू है। ओवरग्रेजिंग आपको पता है कि भाई बहुत सारे एनिमल्स, ओवरग्रेजिंग मतलब 2-4 एनिमल की बात नहीं कर रहे, जो पैस्टरलिस्ट होते हैं वो 200-300 एनिमल्स को, जानवरों को लेके साथ चल रहे हैं, तो वो जो एरिया है पूरा, वो कंप्लीटली बार बार जब यूज़ हो रहा है, ओवरग्रेज का मतलब बहुत बार यूज़ हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो गया, तो वो एरिया भी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा, जड़ों के साथ घास उखड़ जाएगी, तो फिर से सॉइल इरोजन होगा और लैंड डिग्रेडेशन के लिए वो कॉज हो जाता है। एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट ऑल्सो। जो भी सीमेंट इंडस्ट्री है या जो माइनिंग है, एक पॉइंट यहाँ पर और आपका ऐड होना था, छूट गया है, इज माइनिंग। माइनिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन। और साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन के लिए काफ़ी हद तक कॉज होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के ये सारे कॉज और फैक्टर आपको आपकी बुक में दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। सो here are the problem caused by the human activities and ways to solve the problem of land degradation. At the same time आपको ये भी याद रखना है कि land degradation दो तरीक़ों से हो सकता है, एक तो natural factors और दूसरा man made factors. Natural factors ये सारे basically natural factors ही हैं, हम man made factors ही हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के लिए भी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है, वो रेजिंग के लिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए। समटाइम नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो कुड बी लाइक, जब हैवी रेन होगा तो सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड की वजह से हम कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन कॉज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से नेचुरल फैक्टर भी हम काउंट कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक इसके बारे में भी बात करती है, बट नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ये सारा तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बात करते हैं वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ, तो यहाँ पर फिर से साथ में आपको ऐड करके दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट इज वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। किन तरीक़ों से हम इसको रोक सकते हैं? सो हियर
एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ये बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट. अब एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की अपोजिट कंडीशन होगी. जितने पेड़ कट रहे हैं हम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम उन पेड़ों को लगाया जाए. सेकेंड, प्लानिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट प्लांट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड ग्रोइंग, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ओवर द माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज डिस्पोजल एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड द वेस्ट ऑफ वाटर. यानी वो सारी चीज़ें जो लैंड को पल्यूट कर रही हैं, लैंड डिग्रेडेशन के लिए कॉज हैं, उसको हम किसी तरह से रोकें. इन जनरल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करी जाए तो हम ऐसे तो समझेंगे नहीं. तो ये काम तभी हो सकता है जब पर्टिकुलर एक्ट इसके लिए पास होगा और लीगली कोई स्टेप निकलता है, लीगली कोई मेजर लिया जाता है, तो तभी वो चीज़ें एक्टिवली काम कर पाती हैं. तो हम बीइंग अ ह्यूमन, यानी मैं और आप मिलके एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, दैट इज़ एफॉरेस्टेशन. यानी हम पेड़ तो लगा ही सकते हैं ना, तो ये काम हम ज़रूर से कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ अदर स्टेप्स कैन बी टेकन कि जो सॉइल डिग्रेडेशन है वो कम से कम हो. राइट. नेक्स्ट इज सॉइल एज अ रिसोर्स. अब जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड रिसोर्स पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेज होता है, दिस इज अबाउट द सॉइल एज रिसोर्सेज. तो लैंड रिसोर्स इंपॉर्टेंट है, लैंड डिग्रेडेशन के फैक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे और मेजर. इसके अलावा उस पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चंस नहीं आते जो मेजर क्वेश्चन है. ठीक है. अगेन रिपीटिंग यू कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ बीइंग अ टीचर ऑफ अ सोशल साइंस सिंस द लास्ट 15 ईयर्स. ओके. तो डोंट वरी, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी वो एकदम ऑथेंटिक होंगी. तो लास्ट वाले पार्ट में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको बताया मैंने कि नेट शोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा. डिफरेंस दोनों के बीच में और दोनों चीज़ें क्या हैं सेपरेटली. डेफिनेशन एज एन एमसीक्यू और 2 मार्क क्वेश्चन. फैक्टर्स फॉर डिग्रेडेशन एंड मेजर टू कंजर्व इट. अब बात करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स. अब जो लैंड का जो टॉप मोस्ट पार्ट है सॉइल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली लैंड के टॉप पार्ट पे ही कनेक्ट हैं. सो सॉइल इज़ एन इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स. अब सॉइल कैसा रिसोर्स है? सॉइल रीन्यूएबल रिसोर्स है. क्यों है रीन्यूएबल रिसोर्स? बिकॉज इट्स रिन्यू आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपको पता है कि धीरे धीरे रूटीन प्रोसेस पे, अब ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ हो रहा है, बट एक प्रोसेस चलती रहती है और सेल्फ में ये रिन्यू होते रहता है. मीडियम ऑफ द प्लांट्स ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए वाई सॉइल इज़ इंपॉर्टेंट, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सॉइल इज़ अ मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट की ग्रोथ होगी तो फूड प्रोडक्शन होगा और जब फूड प्रोडक्शन होगा तभी एज अ ह्यूमन हम जिंदा रह पाएंगे. राइट. तो हमारा सर्वाइवल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है इस सॉइल के साथ, एज वेल एज सिमिलरली फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. अब सॉइल को जब हम देखते हैं तो अपनी अर्लियर क्लासेस से साइंस में भी आप ये चीज़ पढ़े हुए हैं, लेयर्स ऑफ द सॉइल या सॉइल प्रोफाइल जब हम पढ़ते हैं तो हम टॉप मोस्ट लेयर को पढ़ते हैं जो कि फर्टाइल लेयर होती है, जहाँ पर हमारा ये सारा प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर होता है. विद ह्यूमस दिस टॉप सॉइल लेयर्स. उसके नीचे हम काउंट करते हैं इज अबाउट द सब सॉइल और सबसे नीचे आ जाता है हमारा बेड रॉक. तो अभी हम बात कर रहे हैं इस टॉप सॉइल की. ठीक है. हमें यहाँ पर बात करनी है टॉप सॉइल की क्योंकि यही वो टॉप सॉइल है जो हमारे लिए एज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स काम कर रहा है. सॉइल एज अ रिसोर्स. द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सॉइल. अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज सॉइल, यू कैन सिंपली आंसर दिस, व्हाट इज सॉइल? द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द लैंड इज कॉल्ड सॉइल. अब इसके फीचर्स की बात अगर करते हैं, सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. सॉइल प्रोवाइड्स मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिपेंडेंट ऑन द सॉइल. इनको आप एज अ फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इनको आप एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट कर सकते हैं, या आपसे पूछा जाए इम्पॉर्टेंस. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल पूछा जाए तो भी आप इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं. When we talk about different types of soil in India, तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये different types of soil देखने को मिलती हैं. alluvial soil, black soil, red and yellow soil, laterite soil and arid soil. So next we are moving one by one about to read the features of all these soils. अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, इन सारे सॉइल्स के टाइप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग आंसर, 1 मार्क में तो आपको सभी कुछ देखना है, बट फॉर द लॉन्ग आंसर आपका एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आप इसको लॉन्ग आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा. सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन इन दोनों सॉइल्स में से होते हैं. ओके. आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स भी उठा के देखेंगे तो जो क्वेश्चन होगा अगर सॉइल से रिलेटेड तो इन्हीं पार्ट से आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज अबाउट द एलुवियल सॉइल. अब एलुवियल सॉइल की बात करते हैं. हेयर इज़ अबाउट
एलुवियल सॉइल जनरली जो खेतों में इवन प्लेन एरिया में जो सॉइल हमें देखने को मिलती है जहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है तो वो एलुवियल सॉइल के साथ ही होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज अ खादर एंड बांगर एंड इट इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड। सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली सॉइल है मोस्ट ऑफ पार्ट में कंट्री के ये मिलती है। कौन से मिनरल्स इसमें होते हैं? पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम, ये मिनरल्स इसमें ज़्यादा हैं। क्रॉप्स, ऐसे तो लगभग सारी ही क्रॉप्स हो जाती हैं क्योंकि एलुवियल सॉइल इज़ अ मोस्ट फर्टाइल सॉइल, तो सभी कुछ इसमें हो जाता है। बट पैडी, वीट, सीरियल्स एंड पल्सेस ये इसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ होते हैं। एरियाज कौन से हैं? दिस इज़ फाउंड मेनली इन द गंगा प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावरी एंड नॉर्दर्न प्लेन एरिया, क्योंकि जो रिवर एरिया होगा वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। डिफरेंस आपका आता है इसलिए आपका ये यहाँ पर सेपरेटली मैंने मार्क कर दिया है, डिफरेंस बिटवीन द बांगर एंड खादर। एंड आई थिंक आपको याद होगा कि आप क्वेश्चन ये वाला क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं। यू रिमेंबर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बांगर एंड खादर। तो बांगर इज़ अ ओल्ड एलुवियल सॉइल, जबकि जो खादर होती है ये न्यू एलुवियल सॉइल होती है जो बाद में बनती है। बांगर सॉइल फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर वेयरएज खादर इज़ फॉर्म्ड इन द रिवर बेसिन एरियाज। बांगर इज़ लेस फर्टाइल, जबकि जो खादर होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। फाइन पार्टिकल्स के साथ ये होती है, ज़्यादा फर्टाइल रहती है। इट कंटेन द कैलिकेरस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़, छोटे छोटे से पत्थर इसमें होते हैं, जबकि जो खादर होती है वो ज़्यादा अच्छी और फाइन होती है। सो दिस सॉइल इज़ फाइन एंड ग्रीन एंड द सॉइल इज़ डार्क इन कलर। जो बांगर वाली होती है वो थोड़ा डार्क कलर की होगी, जबकि जो खादर सॉइल होगी वो थोड़ा सा लाइट शेड में होगी। तो ये पॉइंट्स, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जब आपसे पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन बांगर एंड खादर तो आप ये पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल। अब अगर ब्लैक सॉइल की बात हम करते हैं तो ब्लैक सॉइल आपको कलर ही दिखाई देता है कि भाई ब्लैक है इसीलिए उसका नाम ब्लैक सॉइल पड़ा होगा। ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो भाई फीचर उसका, अगर फीचर पूछा है तो भी आप यही ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों वर्ड्स में आपका जो है यही आंसर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मिनरल्स को भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी आप फीचर में एज एन 1 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। सो ब्लैक सॉइल इज़ बेसिकली ब्लैक इन कलर, मेड अप ऑफ द लावा फ्लो ऑफ द क्लेई सॉइल, यानी ये वॉल्केनिक इरप्शन से बनने वाली सॉइल होती है जो प्लेट्यू पार्ट में ज़्यादा होती है। सो दैट इज़ द क्लेई मटेरियल एंड कैन होल्ड द मॉइस्चर एंड क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन एंड स्टिकी व्हेन वेट। सूखे में इसमें आप देखेंगे कि क्रैक्स, यानी आप देखते हैं ना कई बार लैंड सॉइल में, अभी आपको आगे पिक्चर दिखाती हूँ तो क्रैक्स से इसमें पड़े होते हैं, और जब मॉइस्चर के साथ रहता है तो ये चिपचिपी हो जाती है थोड़ा सा। इसमें कौन से मिनरल्स बेसिकली हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, पोटाश, लाइम, ये इसमें पर्टिकुलरली मिनरल्स फाइंड किए जाते हैं। कौन सी क्रॉप इसके लिए सुटेबल है? तो बेस्ट इज़ फॉर कॉटन क्रॉप, ये सबसे जो आइडियल है, दिस इज़ फॉर द कॉटन क्रॉप, इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? कॉटन सॉइल। ठीक है, सो अलॉन्ग विथ इट ग्राउंडनट है एंड मिलेट्स है, ये सारी चीज़ें भी इसमें अच्छे से हो जाती हैं। सबसे अच्छा कॉटन के लिए है। एरियाज डेक्कन प्लेट्यू पार्ट है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन एरियाज़ में ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट इज़ रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स होता है इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल बोला जाता है। क्यों हो जाता है? दैट लुक्स रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन, लुक्स येलो इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। अब जनरली जब गर्मी है, टेम्परेचर है और डिफ्यूज़न होता है तो आयरन कंटेंट की वजह से ये थोड़ा सा ना इस तरह का कलर रखती है जैसा आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, और जनरली हाइड्रेटेड जब होती है तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, येलो शेड इसमें आ जाता है। इट्स ड्राइव फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ द low rainfall found in the part of Odisha, छत्तीसगढ़, southern and the eastern part of the Deccan Plateau। तो ये मैप आपको प्रोवाइड किया हुआ है आपकी बुक में, तो आप इजीली इसको यहाँ पर चेक कर सकते। तो ये मैप को आप ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि मैप क्वेश्चन इस पार्ट से 1 नंबर का आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट एट द लेटराइट सॉइल। अब जो लेटराइट सॉइल होती है, दिस नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। सो बिकम अ सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड ऑल्सो। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है। फाउंड इन द एरियाज ऑफ द हाई टेम्परेचर। जनरली ये जो लेटराइट सॉइल होती है ना वहाँ पर होती है जहाँ पर बहुत गर्मी सी रहती है हमेशा। फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ द हाई लीचिंग ड्यू टू द रेनफॉल। चिपचिपी रहेगी क्योंकि बारिश वाले एरिया में गर्मी और बारिश का कॉम्बिनेशन, यानी जो कोस्टल एरियाज होते हैं और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट जहाँ पर ह्यूमिडिटी साथ में रहती है तो वहाँ पर ये सॉइल फॉर्म हो जाती है। ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इट इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट। दिस ह्यूमस कंटेंट इज वेरी लो।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट का मतलब, मैं आपको जब इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बच्चा, तो मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे पार्ट हैं, 80-20 का रेशियो काम करता है आपके चैप्टर में। तो उस 80-20 वाले रेशियो में मैं आपको उस 80% की बात कर रही हूँ जो मैक्सिमम आता है। इसके अलावा 20% ओवरऑल आपका कहीं से कुछ भी काउंट होगा, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज़ द एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल की बात जब हम करते हैं तो सूखी ज़मीन है भाई, एरिड सॉइल डेजर्ट पार्ट में होती है, सैंडी इन नेचर है, सलाइन इन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लैक ऑफ मॉइस्चर इसमें होगा, कंकड़ के साथ होगी, रेतीली ज़मीन होगी। इसके मिनरल्स की बात करते हैं तो सॉल्ट मिनरल हमें इसमें देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये ड्राई है तो इसमें बहुत अच्छी क्रॉप्स नहीं होती हैं, ऐसी क्रॉप जिसको कि पानी बहुत कम चाहिए होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, ये इसमें हो जाती हैं। वेस्टर्न राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में हमारी ये वाली सॉइल हमें देखने को मिलती है। माउंटेन सॉइल, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, सॉइल विच इज फाउंड इन द माउंटेनियस पार्ट, उसको हम माउंटेन सॉइल बोल देंगे सिंपली। एसिडिक, लो ह्यूमस कंटेंट, लूमी एंड द सिल्टी इन अ वैली साइड्स एंड द कोर्सर इन द अपर स्लोप ऑल्सो। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं। मिनरल्स की बात करते हैं तो लाइमस्टोन, डोलमाइट एंड ग्लास, ये इसमें मिनरल्स जनरली फाइंड आउट किए जाते हैं। कौन सी क्रॉप अच्छी होती है, क्योंकि स्लोप है, ठीक है, ये देखिए आप, स्लोप आएगा पहाड़ी में तो यहाँ पर पानी होल्ड नहीं हो सकता, तो ऐसी क्रॉप जिनको कि पानी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, यानी टाइम टू टाइम पानी चाहिए तो सही, लेकिन पानी होल्ड नहीं होना चाहिए, तो टी और कॉफ़ी, दीज आर द सुटेबल फॉर द हिली और माउंटेनियस पार्ट, ये अच्छे से यहाँ पर ग्रो होती हैं। इसके अलावा जो हिल्स एरियाज़ हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर ज्वार है, बाजरा है और व्हाट वी से वीट, ये सब कुछ भी होता है विद सम फ्यू वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर हम क्रॉप जब बोल रहे हैं ना बच्चा, तो हम उन क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी में होती है और ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। इसके अलावा भी और छोटी छोटी चीज़ें कुछ कुछ होती हैं। एरियाज लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज एंड द माउंटेन स्लोप्स में हमें ये माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। देन अब ये सॉइल वाला जो आपका मैप है बुक में दिया हुआ है, इसको हमें यहाँ पर अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप बुक में देख सकते हैं। बट यस, आफ्टर द चैप्टर जब हमारा सिलेबस के साथ होगा तो एग्ज़ाम के लिए मैं आपसे मैप डिस्कस करूँगी सेपरेटली कि क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो तब हम वहाँ पर मार्क करेंगे। हेयर आपको बुक में ये मैप दिया हुआ है जिसमें आपको की दी हुई है, आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर कौन सी सॉइल को इंडिकेट कर रहा है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू लर्न इट, यानी ये आपका 1 नंबर का मैप क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। अब बात करते हैं हम सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सर्वाइवल कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्रॉप जो हम यूज़ कर रहे हैं, रिमेंबर वी जस्ट कुक द फूड, वी नेवर मेक द फूड। तो ये जो खाना बनाने का काम है ये प्लांट ही कर रहे हैं, हम तो बस कुक करते हैं, और वो सॉइल में ही होता है। तो सॉइल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन ये भी कंटिन्यूसली सॉइल इरोजन होता है, पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से फर्टिलिटी हार्म हो रही है, तो इसको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। सॉइल इरोजन इज़ वेरी वेरी क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम। तो इस सॉइल इरोजन के बारे में हम बात करते हैं। अब सॉइल इरोजन होता क्या है? द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सिंपली 1 मार्क का MCQ आपसे जब पूछा जाएगा या 1+2 के फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, तो सॉइल की सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखा दी है, द रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन लीड टू द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अगर उसकी टॉप मोस्ट ह्यूमस वाली लेयर हट जाएगी तो फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। दूसरा, जब पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज उसमें जो आ रहा है केमिकल वाला, उसकी वजह से वो फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। अब जब हम इस इरोजन की बात करते हैं तो सॉइल इरोजन हमें इन तरीक़ों से देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज़ अ गुलीज, जिसमें बेसिकली आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको। गुलीज आर द बेसिकली द एरियाज, ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर यहाँ पर कि कंटिन्यूस रेन की वजह से ना पर्टिकुलरली डेफ्थ गड्ढे से बन जाते हैं, पानी भर जाता है, विच आर नोन विद द टर्म। और रिवाइंस क्या होता है? रिवाइंस आर, अब यही एरियाज पर्टिकुलर चंबल रीजन में इन्हीं को, यानी इसी को बोला जाता है, मार्क करते हैं, इसी को रिवाइन एरिया से जाना जाता है। अगेन हेयर द 1 मार्क क्वेश्चन, ये आपसे 1 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट यू मीन बाय रिवाइंस? तो दीज आर सेम टर्म को ही हम यहाँ यूज करते हैं, चंबल रीजन में इसको रिवाइन नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट इज अ शीट इरोजन एंड थर्ड इज अ विंड इरोजन। तो सॉइल इरोजन हमें 3 तरीकों से यहाँ पर दिखाया हुआ है। शीट इरोजन क्या होता है? यानी जब टॉप मोस्ट लेयर उसकी इरोड हो जाती है, उसको हम बोल रहे हैं शीट इरोजन, राइट। और विंड इरोजन जब सॉइल इरोड हवा की वजह से होती है। आपने देखा है ना, जब बहुत तेज आंधी तूफान अभी आने लगेगा या अभी गर्म हवा चलने लगती है, मई में, अप्रैल लास्ट से चलने लगी है इस बार, तो ये टॉप मोस्ट जो लेयर होती है ना, वो धूल के फॉर्म में उड़ने लगती है, तो ये क्या हो गया? विंड इरोजन, ठीक है। दिस इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। अब कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन की बात तो हमने कर ली, ठीक है। इसके लिए बेसिकली कॉजेज क्या हैं उसको देखते हैं, एंड इज अबाउट द कंजर्वेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, तो इसको हम 2 पार्ट में स्टडी करते हैं, ह्यूमन फैक्टर और नेचुरल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर इज विद द ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है,
माइनिंग हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो हमने पीछे पढ़ा था लैंड डिग्रेडेशन, तो सेम फैक्टर यहाँ पर भी आपके आने वाले हैं. रिमेंबर, डोंट बी कंफ्यूज, लैंड डिग्रेडेशन के फैक्टर और सॉइल इरोजन के फैक्टर आप सेम ही कंसीडर करेंगे, यही रीज़न इसके भी होते हैं. ठीक है. अब जो नेचुरली हम काउंट करते हैं इरोजन किस वजह से होता है, तो नेचुरल फैक्टर लाइक बिकॉज ऑफ विंड, ग्लेशियर्स की वजह से होता है. वाटर विच इज लीड टू द सॉइल इरोजन, यानी बहुत तेज बारिश होगी तो टॉपमोस्ट लेयर उसकी बहती हुई जाएगी और एलुवियल सॉइल आपका फ्लो होता हुआ आगे चला जाएगा, टॉपमोस्ट लेयर हट जाएगी. दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन विच वी स्टडी एज अ टू पार्ट, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिकॉज ऑफ और एज अ नेचुरल फैक्टर. ठीक है. वी काउंट ह्यूमन फैक्टर एंड हेयर एज अ नेचुरल फैक्टर. तो दोनों को आप सेपरेटली लिखेंगे तो आपका आंसर ना प्रॉपर और क्लीन लगेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा आपकी कॉपी देख के कि हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, डिटेल और डीप स्टडी की है, और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं फिर. ठीक है. नाउ इज अबाउट वेस्ट टू सॉइल कंजर्वेशन. अब क्योंकि सॉइल तो बहुत ज़रूरी है, इसको कंजर्व कैसे किया जाए. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दीज पर्टिकुलर स्टेप्स जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक ने आपको दिए हुए हैं, जहाँ पर हम काउंटर प्लॉइंग है, टेरेस कल्टीवेशन है, स्ट्रिप क्रॉपिंग है, शेल्टर बेल्ट है, और इसके अलावा 5th पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, और एक और ऐड हम कर लेंगे वेट एफॉरेस्टेशन. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है एफॉरेस्टेशन. तो 1, 2, 3, 4 और 5th एफॉरेस्टेशन. तो आपका जब 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता ही है, 5 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है, तो 5 पॉइंट्स में आपका 5th पॉइंट एफॉरेस्टेशन ऐड हो जाएगा. देन 1 by 1 इनको देख लेते हैं जल्दी से हम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द काउंटर प्लॉइंग, काउंटर प्लॉइंग में क्या होता है, काउंटर का मतलब लाइनिंग क्रिएट कर देना. ठीक है. हाईलाइट कर देना. सो प्लॉइंग इन ए मेथड ऑफ द, ये आपको टेक्स्ट दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, यहाँ पर हम पिक्चर्स के साथ इसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं. तो देखो आप काउंटर प्लॉइंग देखेंगे तो पिक्चर देख के आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है. इस तरह से देखिए हिली एरियाज जो होते हैं, इस तरह से लाइन कट कर दी जाती है, जिससे लैंड जब सॉइल, यानी सपोज इस वाले पर्टिकुलर पार्ट की इरोड भी अगर लैंड होगी तो आगे आके रुक जाएगी. ठीक है. आगे पार्ट में रुकती हुई चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी इरोड होकर आगे निकल गई. तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकेगा. टेरेस कल्टीवेशन, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा, टेरेस कल्टीवेशन आप सिंपली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उस तरह से बनाए जाते हैं, यानी कट करी लैंड, फ्लैट एरिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा गैप के साथ ये ऐड होता है. तो सेम प्रोसेस इज देयर, क्योंकि स्लोप एरिया है तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली ऐसे आएगी तेज बारिश तो पानी सॉइल को कट करते हुए ले जाएगा. लेकिन अभी इसको उन्होंने स्लॉप्स बना दिए हैं, अलग अलग टेरेस लाइक, यानी हम कह सकते हैं स्टेयर्स लाइक, सीढ़ी नुमा से खेत हमने बना दिए हैं. 1 स्टेप सीढ़ी होती है ना जैसे, बिल्कुल वैसे ही. तो सॉइल कट के सीधे नीचे नहीं जाएगी भाई, एक खेत की एक कॉर्नर से जाएगी तो अगले कॉर्नर में आके रुक जाएगी. तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी बीच बीच में हमने क्या करा है, लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है. एंड स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस इज लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स एंड दिस ब्रेक अप द फोर्सेस ऑफ द विंड. तो जब तेजी से हवा आएगी या बहुत तेजी से बारिश आएगी तो ये पर्टिकुलर, यानी हमने जब काउंट किया कि भाई ये हमारी बीच में हमने घास लगा दी है, ग्रास बेल्ट है, ये जो फार्मिंग एरिया है, लैंड सॉइल जब इरोड अगर होगी भी तो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और आगे जाके रुक जाएगी, क्योंकि आगे फिर बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, तो उससे तेज बारिश भी आएगी तो पानी उतने ही बीच में पानी तो जाएगा आगे, बट काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन को इससे रोका जा सकता है. शेल्टर बेल्ट, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया है कि हमने इस तरह से प्लांटिंग कर दिया लाइन वाइज, प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट अ शेल्टर ऑल्सो वर्क एज अ स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑल्सो. ठीक है. तो सेम कॉन्सेप्ट, भाई बैरियर आएगा तो हवा रुकेगी ना, बहुत तेजी से नहीं चलेगी. यही तो कॉन्सेप्ट होता है. जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, वहाँ रोज बहुत तेज तूफान आता रहता है, तो रेत के ढेर एक जगह से उठते हैं और दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि बीच में कोई बैरियर ही नहीं होता है. तो अब अगर हम इस तरह के पेड़ लगा देते हैं बीच बीच में, तो जो सॉइल होगी वो दूर तक नहीं जाएगी, उसी एरिया में बनी रहेगी. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वन पार्ट. तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में उस पर्टिकुलर पॉइंट को कमेंट कर सकते हैं. टॉपिक को मैं सेपरेट शॉर्ट वीडियोस के उसका आपके लिए प्रोवाइड आपको करवा दूंगी टू हेल्प यू. सो मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में. अगला वीडियो हमारा होने वाला है हिस्ट्री को लेकर के. तो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.